अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो वह सच नहीं है जो हम देखते हैं। ये ह्यूमन स्पेसीज या फिर दुनिया का कोई भी जीव जो अपने डीएनए को अपने ही द्वारा बनाए गए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सके, हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट ये सारा प्रोसेस एक डीएनए करता है। वो डीएनए ही है जो खुद को जीवित रखने के लिए और खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए खुद को ही बनाता है, और ये हर बार खुद को पहले से ज़्यादा मॉडिफाई और एडवांस बनाता है ताकि वह सरवाइव कर सके। खास बात तो ये है कि इसके पास खुद का ही कॉन्शियस होता है और ये हमारे शरीर में अनकॉन्शियसली काम करता है। सोचने समझने या फिर कोई भी फैसला लेने की एबिलिटी इसके पास होती है, पर हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। सोचो, किसी वायरस या बैक्टीरिया को कैसे पता होता है कि उसे अपना जेनेटिक कोड कहाँ, कब और कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये सारी चीज़ें पहले से ही कोडेड होती हैं उनके ही जेनेटिक कोड में, डीएनए या आरएनए में। और आप ये सोचिए कि किसी भी वाइट ब्लड सेल्स को कैसे पता होता है कि बैक्टीरिया या वायरस को कहाँ और कैसे मारना है। आपने कैंसर का नाम तो सुना ही होगा। ये एक वो बीमारी है जो काफ़ी चर्चे में है। कहा जाता है कि कैंसर का अब तो कोई इलाज नहीं बना है। इस बीमारी से रिलेटेड कई सारे मूवी बन चुके हैं। वैज्ञानिकों की संस्था कई दशक से कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च क्या कहता है ये जानने से पहले हमें समझना होगा डीएनए के बारे में। हमने सेकेंड एपिसोड में बताया कि आखिर कैसे हम ह्यूमन स्पेसीज ने प्रकृति के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप में बदलाव किया, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में कई सारे बदलाव हुए। उन बदलावों में से एक है हमारे सोचने समझने की क्षमता और अपने सोच के अनुसार आसपास के वातावरण को अपने हिसाब से बदलना। हमारा डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए जो कि सीढ़ी नुमा घुमावदार होते हैं, जिन्हें डबल हेलिक्स कहते हैं, और दूसरा आरएनए जो कि सिंगल हेलिक्स के होते हैं। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोबेस और शुगर फास्फेट होते हैं। शुगर फास्फेट जो कि शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं और इसे डीएनए और आरएनए का बैकबोन भी कहा जाता है। डीएनए में न्यूक्लियोबेस 4 प्रकार के होते हैं: थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ये आपस में जोड़ी बनाकर जुड़े होते हैं। और आरएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोबेस होते हैं। बस फर्क इतना है कि थायमिन के बजाय यूरेसिल होते हैं। आरएनए डबल हेलिक्स के नहीं होते, जिसकी वजह से ये जोड़ी में नहीं होते। किसी भी कोशिका में मौजूद जीनों के पूरे सेट को जीनोम कहा जाता है। मानव जीनोम में कुल 30,000 जीन होते हैं। मानव जीनोम में सबसे बड़ा जीन 2400 kbp लंबा है और सबसे छोटा 14 bp लंबा है। डीएनए की वजह से ही निर्धारित होता है कि जीव का रंग, रूप और आकार और उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। बोन मैरो में बनने वाले स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के लगभग सारे सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि फैट सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल सेल्स, स्पर्म सेल्स, बोन सेल्स, स्किन सेल्स और भी कई सारे सेल्स में परिवर्तित होने की काबिलियत होती है इसमें। माइटोसिस एक वो प्रक्रिया है जिसका मुख्य काम है कोशिका को विभाजित करना, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस पर निर्भर होता है। यदि डीएनए रेप्लिकेट ना हो तो माइटोसिस की प्रक्रिया होगी ही नहीं। और जब स्टेम सेल्स माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है, तब प्रत्येक नई कोशिका में स्टेम सेल्स बनने या अधिक विशिष्ट कार्य के साथ किसी अन्य प्रकार की कोशिका में बदलने की क्षमता होती है। जब सामान्य रूप से कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो हम इस कंडीशन को माइटोसिस कहते हैं, और जब असामान्य रूप से और अनियंत्रित विभाजन होता है तो इस कंडीशन को हम कैंसर या ट्यूमर कहते हैं। देखिए, सामान्य रूप से हो रहे विभाजन के दौरान डीएनए में हुई थोड़ी सी भी गड़बड़ी की वजह से कैंसर जैसा कंडीशन देखा जाता है। ये कैंसर 5 प्रकार के होते हैं। पहला कार्सिनोमा, इसमें स्किन, ब्रेस्ट, लंग्स और कोलोन जैसे कैंसर होते हैं। दूसरा सरकोमा, जिसमें बोन, फैट और कार्टिलेज जैसे कैंसर आते हैं।
तीसरा ल्यूकेमिया यानी जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, और चौथा है लिम्फोमा यानी कि इम्यून कैंसर, और पांचवा है सीएनएस कैंसर जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर आते हैं। हम इंसान अभी तक इतने काबिल भी नहीं हुए हैं कि हम इंसान कैंसर जैसे बीमारी को ठीक कर सकें, मगर हम उसे कुछ हद तक रोक सकते हैं या फिर इसके बढ़ने की गति को धीमा कर सकते हैं। इस बीमारी को सबसे पहले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने कैंसर कहा था, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने गैल अल्सर बनाने वाले और अल्सर बनाने वाले ट्यूमर का वर्णन करने के लिए कार्सिनो और कार्सिनोमा शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रीक में इसका मतलब होता है केकड़ा, लेकिन उन्होंने इसका नाम केकड़े के नाम पर ही क्यों रखा था? क्योंकि कैंसर से उंगली की तरह निकलने वाले आकार बनते हैं जो कि लगभग केकड़े के जैसे दिखाई देते हैं। बाद में रोमन चिकित्सक सेल्सस ने ग्रीक शब्द का अनुवाद कैंसर में किया, जो कि केकड़े के लिए एक नया ही शब्द था। कैंसर की जांच से शीघ्र पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला पहला स्क्रीनिंग टेस्ट पैम्प परीक्षण था। इसे मासिक धर्म चक्र को समझने के लिए शोध प्रक्रिया के रूप में जॉर्ज पपनिकोलाउ द्वारा विकसित किया गया था। फिर उन्होंने देखा कि यह परीक्षण सर्वाइकल कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद कर सकता है। फिर उन्होंने 1923 में इस परीक्षण के निष्कर्ष को प्रस्तुत किया था। सन 1960 के शुरुआती दौर में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस परीक्षण को बढ़ावा दिया और उन्होंने इसे स्क्रीनिंग टूल्स के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन आधुनिक मैमोग्राफी पद्धति ये 1960 के अंत में विकसित की गई और इसे पहली बार 1976 में ACS द्वारा कैंसर की जांच के लिए आधिकारिक रूप से सिफारिश किया गया था। कैंसर के इतिहास में काफ़ी पहले से ही सर्जरी को कैंसर का एक तरीका माना जाता था। रोमन चिकित्सक सेल्सस ने देखा कि सर्जरी के बावजूद भी कैंसर दोबारा लौट आया है। फिर गैलेन ने कैंसर के लिए सर्जरी के तरीकों के बारे में लिखा। इस दौरान एक अंग्रेज सर्जन स्टीफन ने पाया कि कैंसर रक्त परिसंचरण के माध्यम से फैल रहा है, जिसे मेमोस्टेसिस कहते हैं। मेमोस्टेसिस की ये समझ उन रोगियों को पहचानने में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया जिन्हें कैंसर सर्जरी से लाभ हो भी सकता था और नहीं भी। उस समय कैंसर को लेकर सभी वैज्ञानिकों में एक उत्साह और एक अलग ही जुनून सवार था। उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए अलग अलग तरीकों का आविष्कार करना शुरू कर दिया, जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी और इम्यून थेरेपी। वैज्ञानिकों के इस दौर में कई सारे आविष्कार और कई सारे थ्योरीज मिल रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए रोमांचक सफ़र के साथ, जो हमें ले जाएंगे विज्ञान की एक अलग ही दुनिया में। तब तक के लिए जय हिंद।